आ ही गई, नींद तो सोली पर भी आ जाती है, इसने खुद से कहा और सो गई। सुबह वो सबसे पहले जाग गई। ये भी अजमेर की मेहरबानी थी। सुबह खेजी की आदत इसने डाली थी माही को। 7 बजे जरीना की स्कूल जाने के लिए उठी। ईमान, तुमने ऑफिस नहीं जाना? ईमान आंखें मलते हुए बाहर आई तो जरीना बोली, नहीं। ईमान ने कहा, जमाई लेती हुई सोफे पर ही दराज हो गई और फिर से नींद की आगोश में जाने वाली थी कि जरीना बोली, ये क्या बात हुई? तुमने तो कहा था कि तुम्हें नौकरी मिल गई है। जरीना ने पराठे का नवाला मुंह के करीब रोक कर कहा, मैंने ये कहा था कि मुझे जॉब मिल गई है, ये थोड़ी कहा था कि मैं ये जॉब करूंगी। ईमान ने मखसूस कर सुकून अंदाज में जवाब दिया और आंखें मूंद ली। ईमान की बात सुनकर माहिर को इसकी जहनी हालत पर फिर से शुबा होने लगा था। इतनी अच्छी जॉब भी भला कोई छोड़ता है? माही ने सोचा, मैं दूसरी कोई जॉब ढूंढ लूंगी, मगर वहां नहीं जाऊंगी। ईमान ने बंद आंखों से ही जवाब दिया, मुझे तो इस लड़की की समझ नहीं आई। आज तक जरीना को मायूसी हुई। सारी रात वो ईमान के तनख्वाह के ख्वाब देखती रहती। अब कुछ कह भी नहीं सकती थी इसे। खुद ही तो जरीना ने कहा था कि घर पर रहकर कोई काम करो। इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ रही हो आप? माही से रहा नहीं गया तो पूछा। माही के सवाल पर ईमान ने आंखें खोली। इसे गाजी याद आया। इसने मेरी काबिलियत की वजह से मुझे जॉब नहीं दी है। इसे मेरा चेहरा और मेरे बाल पसंद आ गए थे। इसने मुझे सिर्फ इसलिए नौकरी दी ताकि वो मुझे देख सके। रोजाना मुझसे दिल बहलाने की कोशिश करेगा, फिर जब इसका दिल भर जाएगा तो मुझे नौकरी से फारिग कर देगा। ईमान ने दिल में अपने आप से कहा। वो हमेशा ही दूर की सोचती थी। वो ऐसा कोई काम शुरू ही नहीं करना चाहती थी जिसका अंजाम इसके हक में ना हो। मेरी मर्जी, माँ ने जवाब दिया और उठकर बैठ गई। माही कुछ ना बोली। मैं इस माहौल में और लोगों के बीच नहीं रह सकती। मुझे अपना कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही होगा। माहिर ने फैसला किया, कोई जरूरत नहीं है अपनी मर्जी चलाने की। समझी, यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं और मोहतरमा को मर्जी सूझ रही है। जरीना ने कहा, आपने तो कहा था कि आप लड़कियों का शतर पे महार फिरना पसंद नहीं है और मैं घर में रहकर ही कोई काम करूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं बिल्डिंग के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करूंगी। ईमान ने कहा और उठकर चाय पीने लगी। बच्चे मेरा दिमाग खाएंगे। शोर मचाकर तुम्हारे अब्बा की भी तबीयत सही नहीं रही थी। आजकल इन्हें भी शोर पसंद नहीं है। जरीना ने कहा, सोच ले, फिर आते आते देर हो जाएगी, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये जॉब ही ऐसी है। ईमान बोली। जरीना को बस पैसे नजर आ रहे थे। इस वक्त ईमान ने कभी कोई जॉब नहीं की थी। इसे तजर्बा भी नहीं था। वो हकीकी मायनों में कंफ्यूज हो रही थी। मेरे पास इतने कपड़े नहीं है कि मैं रोज रोज ऑफिस में नया जोड़ा पहन कर जाऊं। गिनती के 2-3 जोड़ हैं, वो भी बेकार। ईमान ने नया बहाना बनाया। वाकई मैं जॉब नहीं करना चाहती थी। इंटरव्यू तो इसने शौकिया दे दिया था। इसे नौकरी मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। इंटरव्यू देना अलग बात है और मुस्तकिल एक मुलाजमत करना अलग बात है। मेरे पास बहुत सारे अच्छे कपड़े हैं, आप जब तक मेरे कपड़े पहन लीजिए। जब आपको सैलरी मिलेगी तो आप अपने लिए शॉपिंग कर लीजिएगा। माहिर ने दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए कहा। वो खुद को बोझ समझ रही थी इस घर के मकीनों पर। इस तरह से अगर वो इनके काम आ जाती तो इसका ज़मीर मुतमईन हो जाता। माहिर की बात पर ईमान ने ऐसे आंखें दिखाई। जरीना नजरें बचाकर, बस मैंने कह दिया, मुझे नहीं करनी है जॉब तो नहीं करनी। ईमान हतमी फैसला सुनाया, तुम्हारी शादी के तो दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। कब तक मेरे सर पर बोझ बनी बैठी रहोगी? अगर कमाई का एक जरिया बन रहा है तो हर्ज ही क्या है? तुम्हारे आबा ठीक कहते हैं। तो मुझे कोई फिक्र ही नहीं थी। जरीना बजिद थी। आपके घर में नहीं रहती हूँ, मैं अपने बाप के घर में रहती हूँ और बेटियां बोझ नहीं जिम्मेदारी होती हैं। ईमान चाय का घूंट पीते हुए आराम से कहा, हालत देख रही हो तुम अपने बाप की और इस घर की। वो कुछ कमाने के लायक होते तो मैं हरगिज़ तुम्हारी मोहताज ना होती। मेरे बेटे भी अभी छोटे हैं, कमाने के लायक नहीं है। मैं घर संभालती हूँ, कोई काम नहीं कर सकती। बेटियां बोझ नहीं होती हैं, लेकिन जिन हालात से हम गुजर रहे हैं इस वक्त तो मेरे बेटे भी मुझे बोझ लग रहे हैं। जरीना ने कहा तो माही मजीद शर्मिंदा हुई। माहिर ने सोचा, जरीना सही कह रही है। घर में इतने सारे अफराद पर कमाने वाला बिस्तर से अलग गया, बेटे छोटे हैं। इसे मान की बेहिसी पर गुस्सा आने लगा। जब इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है तो क्यों कुफरान नेमत कर रही हो? वो चाहे तो सारा आराम से संभाल सकती है। माहिर को अंदाजा था कि इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करने की कितनी सैलरी मिलेगी। क्या कोई इतना खुदगर्ज भी हो सकता है? माहिर ने ईमान की तरफ देखते हुए सोचा, पता नहीं क्यों इसे लग रहा है कि ईमान जानबूझकर जरीना को तंग कर रही है। इसकी तमाम हमदर्दियां फिलहाल जरीना के साथ थी। शादी तो मैं किसी सूरत नहीं करने वाली। ईमान ने कहा, जहां तुम्हारा रिश्ता हुआ है न, मुझे तुम्हारी शादी की कोई उम्मीद भी नहीं रही।
अब वो लोग पूछेंगे नहीं और कोई और तुम्हें अपनाएगा नहीं। जरीना ने कहा। तो इस बार ईमान का मूड खराब हो गया। वो समझ गई कि अब ये मौजू छिड़ गया है तो बंद नहीं होने वाला। शदीद कोफ्त होती थी इसे इस मौजू से। दे दो अपना कोई अच्छा सा जोड़ा, जाकर मरो मैं ऑफिस। ईमान ने इसी में आफियत जानी और माहिर से कहा, मरती क्या ना करती। जब इसने होश संभाला तो सबसे पहला लक़ब जो इसे मिला था वो मनहूस का मिला था। 8 साल की बच्ची को ये मालूम भी नहीं था कि मनहूस के मायने क्या हैं। जब वो 12 साल की हुई तो इसे मनहूस का मतलब समझा आने लगा। इसकी माँ ने मुसलसल 8 मुर्दा बच्चों को जन्म देने के बाद इसे जन्म दिया था। खुशकिस्मती से वो जिंदा पैदा हुई थी, लेकिन ये खुशकिस्मती ना इसे रास आई ना इसकी माँ को। पेचीदगियों की वजह से डॉक्टर ने इसकी माँ का रहम निकाल दिया था, जिसकी वजह से अब इसकी माँ दोबारा बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। तुम्हारी जगह अगर बेटा पैदा होता तो आज मेरी ये हालत ना होती। तुम्हारा बाप कह रहा है कि इसे बेटा चाहिए, तुम्हारी वजह से मैं बच्चा पैदा करने से काबिल नहीं रही। शोहर से मुसलसल झगड़ों की वजह से शाइस्ता इसे लेकर अपनी माँ के घर आ गई। पीछे शाइस्ता के शोहर ने दूसरी शादी कर ली। शाइस्ता ने अपनी सारी महरूमियों का बदला अपनी बेटी से लिया, अपना सारा गुस्सा इस पर निकाला। नानी की मौत के बाद शाइस्ता और इसकी बेटी को मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब तक शाइस्ता की माँ हयात थी वो जैसे कि हक के साथ घर में रह रही थी, लेकिन इसके जाने के बाद इसने महसूस किया कि वो भाई और भाभी पर बोझ बनती जा रही है। इस एहसास ने शाइस्ता को मजीद चिड़चिड़ा बना दिया था। अब तो जैसे कि मीनू की शामत आ गई थी। शाइस्ता इसे जिस्मानी अजियत नहीं देती थी, इसे मारती नहीं थी, वहाँ से जहनी अजियत देती थी। मीनू को अभी तक मालूम नहीं था कि इसका कसूर क्या है, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो इसे अपना कसूर समझ आ गया। इसका बेटी होना इसका कसूर था, वो बेटा होती तो इसके वालिद दूसरी शादी ना करते। ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। जवानी के दहलीज पर कदम रखते हुए मीनू को मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ा। मीनू, तुम बिल्कुल गड़िया लगती हो। मुझे तुम्हारे गुलाबी गाल बहुत पसंद है। एक रात शाइस्ता खानदान में किसी फौतगी की वजह से घर से बाहर थी। तब आधी रात को इसके मामू का मंझला बेटा फुरकान इसके कमरे में घुस आया। मीनू बत्ती बुझाए सो नहीं रही थी, सिर्फ लेटी हुई थी और सोच रही थी कि दरवाज़ा खुला और फुरकान अंदर आया। इसके करीब आकर बोला, फुरकान भाई ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। वो हैरान हुई तो तुम जैसी प्यारी लड़की से जैसी बातें करनी चाहिए ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ। फुरकान ने कहा, इसका ये रूप मैंने आज पहली बार देखा था, आप जाएं वरना मैं मामू को बुला लूँ। इसने डायरेक्ट धमकी दी। इस रात की बात से वो हमेशा से दरवाज़ा लॉक करके सोती थी। अगर शाइस्ता घर पर ना होती तो आए दिन अब उसे इन बातें का सामना करना पड़ रहा था। कॉलेज जाते हुए लड़के इसे तंग करते, आवाज़ें कसते। इसने ये बात घर में किसी को नहीं बताई, बताती भी तो किसको। शाइस्ता तो जहनी मरीज बन गई थी और इसने नैनो को भी आधा जहनी मरीज बना दिया था। इस घर में तो क्या दुनिया में भी कोई ऐसा नहीं है जो इसका हमदर्द हो, जिससे वो दिल की बातें कर सके। इसने किताबों से दोस्ती कर ली। इसने तमाम मशहूर किताबें खंगाल डाली। किताबें इसकी दोस्त थी और तन्हाई की इसकी साथ थी। जब वो अपनी मामू की बेटियों को देखती और खुद को देखती तो वो सोचती कि तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास गर्मी और इस दुनिया में मामू को बेटियों को है वो इससे क्यों नहीं हो रहा। जब वो 20 साल की हुई तो इससे ये बात समझ में आ गई, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास एक लड़की को सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के घर में ही होता है या फिर भाई के घर में। मामू की बेटी अपने बाप के घर में रह रही थी, इसलिए वो खुद को महफूज तस्वर करती थी। अपने बाप और अपने भाइयों की मौजूदगी में मुझे अब्बा के घर जाना है। एक दिन इसने शाइस्ता से अनोखी फरमाइश कर डाली, बस यही सिला दिया तुमने मेरे एहसासात का। मैंने तुम्हें पाला पोसा, अपना पेट काट कर तुम्हें पढ़ाया। वो बाप जिसने मुड़कर तुम्हें पूछा तक नहीं, तुम मुझे छोड़कर इसके पास जाना चाह रही हो। तुम भी अपने बाप की तरह बेवफा हो। पहली बार शाइस्ता के आंसू छलक पड़े। इसने हमेशा शाइस्ता को गुस्से में देखा था, लेकिन आज पहली बार इसे दुख में रोता हुआ देख रही थी। आज इसे अंदाजा हो गया था कि शाइस्ता के आंसू इसके दिल पर गिर रहे थे। पहली बार इसके दिल में शाइस्ता की मोहब्बत जागी थी। इसने अपना फैसला बदल दिया, लेकिन एक रात जब मामू के बड़े बेटे ने अपनी असलियत दिखाते हुए इसे हाथ लगाया तो एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद करने के बाद इसने अपना सामान समेटा और अपने वालिद दिलावर के घर आ गई। शाइस्ता पीछे रोती रह गई। अब आपको मेरे साथ चलना है तो चलें, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। ईमान का जब्त जवाब दे के गया था, मैं मरते मर जाऊंगी लेकिन इस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी रहती है। शाइस्ता ने कहा, दूसरी शादी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप जैसी सोच की खवातीन इसे गुनाह कबीरा बना डाला है। ये एक ऐसा जायज़ काम है जिसको करने के बाद एक मर्द को ज़माने भर की लान तान पड़ती है। एक जानी भी जिना करने के बाद इतना शर्मसार नहीं होता जितना शर्मसार दूसरी शादी करने वाला शख्स हो जाता है इस मुआशरे में, और ये सब आपकी सोच की वजह से है। ईमान कहती हुई वहाँ से रवाना हुई, लेकिन यहाँ भी जरीना का तल्ख रवैया इसका मुंतज़िर था। लेकिन ये
ये भी सच था कि यहाँ आकर उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होने लगा था जो वहाँ नहीं था। हमेशा बेजारी से ऑफिस जाने वाला गाजी आज सवेरे ही आ गया था। इसे सही वक्त पर ऑफिस आता देखकर सब हैरान भी हुए थे। गुड मॉर्निंग सर, उबैद, कुरैशी की सेक्रेटरी मारिया ने कहा। वो पहले से इसके ऑफिस में मौजूद थी। गुड मॉर्निंग, गाजी ने पुरजोश होकर जवाब दिया। मिस ईमान किधर है? गाजी ने पूछा। सर वो अभी तक नहीं आई, मारिया बोली। नहीं आई? गाजी थोड़ा मायूस हुआ कि ईमान की आवाज़ सुनाई दी। मैं आई कमिंग सर। ईमान ने आधी खुले दरवाजे से इजाज़त तलब की। कम इन, वो बोला। जब के पहले दिन आधा घंटा लेट है हम। गाजी ने कहा जानती हूँ। वो बोली क्यों? इसने पूछा। सो रही थी। माँ ने कहा क्या सो रही थी? आपने इससे सवाल किया। यही कि ये जा मुझे करनी चाहिए। नहीं, माँ ने जवाब दिया। ये सोचने का अब गुजर चुका है। मिस ईमान, मारिया आप इन्हें काम समझा दे, गाजी ने मारिया को हिदायत देते हुए कहा।